बुक्स रेडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में गहराई से उतरेंगे जिनका मतलब सिर्फ नाम ही काफी है। लेकिन कहानी से पहले कुछ सवाल हैं। क्या कोई ऐसा आम लड़का जिसके सिर से बचपन में ही माँ बाप का साया उड़ जाए वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन सकता है? क्या होता है जब आपको भरी महफिल में कहा जाए कि आप हीरो नहीं बन सकते क्योंकि आपका चेहरा इसके लायक नहीं है, आप बदसूरत हैं? और ये भी कि जब सालों की मेहनत के बाद दुनिया एक सुर में कहने लगे कि आपका दौर अब खत्म हो चुका है, आपका जादू अब नहीं चलता। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की जिंदगी की कहानी के जरिए। हाँ, हमारे पास उनकी जिंदगी पर आधारित कई आर्टिकल्स और इंटरव्यूज के अंश हैं जिनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली का एक आम लड़का किंग खान कैसे बन गया। चलिए तो इसे बिल्कुल शुरू से समझते हैं। शाहरुख की कहानी दिल्ली की एक डीडीए कॉलोनी से शुरू होती है। एक लोअर मिडिल क्लास परिवार। जी। उनके पिता ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे। मतलब सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर एक तूफान आया। और वो तूफान ऐसा था जिसने उनकी पूरी दुनिया ही हिला दी। बिल्कुल। जब वो सिर्फ 15 साल के थे, कैंसर की वजह से उनके पिता का देहांत हो गया। सिर्फ 15 साल की उम्र में? हाँ। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में उस पल को याद करते हुए बताया था कि जब उन्होंने अपने पिता के पैर छुए तो वो बर्फ की तरह ठंडे थे। वो कहते हैं कि वो एहसास आज भी उनके साथ है। उस एक पल ने उन्हें रातों रात बड़ा बना दिया। और ये सदमा यही नहीं रुका। कुछ ही सालों बाद उनकी माँ भी डायबिटीज की वजह से सिर्फ 1.5 महीने के अंदर चल बसी। जी। 25 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो और उनकी बहन दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने गरीबी को नाकामी के बराबर मान लिया था, मैं बस गरीब नहीं रहना चाहता था। मुझे लगता है इसी डर ने उन्हें आगे बढ़ाया। बिल्कुल, यही डर, यही दर्द उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन बना। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, ये उनकी हकीकत थी। सही बात है। और इसी डर से भागने के लिए, नाकामी के डर को हराने के लिए उन्होंने एक्टिंग को अपना हथियार बनाया। तो दिल्ली में बैरी जॉन्स के थिएटर ग्रुप से शुरुआत की। हाँ, और फिर दूरदर्शन के सीरियल आए, फौजी जिसमें उन्होंने कमांडो अभिमन्यु राय का रोल किया, और सर्कस भी। फौजी तो बहुत पॉपुलर हुआ था। बहुत। लोग तब भी कहते थे कि इस लड़के की आंखों में एक अजीब सी कशिश है, कुछ दिलीप कुमार जैसी। दिलचस्प बात तो ये है कि हमारे सोर्सेज बताते हैं कि वो फिल्मों में आना ही नहीं चाहते थे। अच्छा? हाँ, वो थिएटर और टीवी में ही खुश थे, लेकिन माँ के जाने के बाद वो दिल्ली की यादों से, उस दर्द से एक तरह से भागना चाहते थे। और इसी कोशिश में 1991 में वो दिल्ली छोड़कर सपनों के शहर मुंबई आ गए। मुंबई में जिंदगी जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं वैसी ही थी। आसान तो बिल्कुल नहीं थी। रहने को घर नहीं था, जेब में पैसे नहीं थे। उनके एक दोस्त राजीव मेहान ने घर के किराए के पैसे दिए थे, लेकिन पैसों की तंगी से भी ज्यादा मुश्किल था यहाँ के लोगों का रवैया। और यहाँ उन्हें वो सुनने को मिला जो किसी का भी आत्मविश्वास तोड़ दे। हमारे हाथ एक पुराना इंटरव्यू लगा है जिसमें वो बताते हैं कि एक बड़े डायरेक्टर ने उनके मुंह पर कहा था। क्या कहा था? उन्होंने कहा, तुम इतने बदसूरत और साधारण दिखते हो कि तुम्हें किसी भी रोल में डाल सकते हैं, तुम हीरो मटेरियल तो बिल्कुल नहीं हो। सोचिए, जो इंसान हीरो बनने का सपना लेकर आया हो उसे ये सुनना पड़े। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे तो ये बात हमेशा हैरान करती है। उस दौर में जब हीरो की इमेज बिल्कुल साफ सुथरी चॉकलेटी हुआ करती थी, तब शाहरुख ने नेगेटिव रोल क्यों चुने? ये तो अपना करियर शुरू होने से पहले ही खत्म करने जैसा था। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल था, और यहीं पर उनकी स्मार्टनेस दिखती है। कैसे? इंटरव्यूज से पता चलता है कि इसके पीछे 2 बड़ी वजहें थी। एक, उन्हें खुद भी लगता था कि वो पारंपरिक चॉकलेट बॉय हीरो जैसे नहीं दिखते। और दूसरा ये कि वो भीड़ में गुम नहीं होना चाहते थे। उन्होंने सोचा, अगर मैं हीरो नहीं बन सकता तो मैं ऐसा विलेन बनूंगा जिसे लोग हीरो से ज्यादा याद रखें। मतलब उन्होंने रिजेक्शन को ही अपनी ताकत बना लिया। बिल्कुल। और यहीं से कहानी ने एक अविश्वसनीय मोड़ लिया। बाजीगर और डर। जी। 1993 में ये दोनों फिल्में आईं। बाजीगर में वो अपने गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं, और डर में का किरण कहने वाला जुनूनी आशिक बनकर सबके दिलों में खौफ पैदा कर देते हैं। ये उस जमाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क था। कोई भी बड़ा हीरो ऐसा रोल करने को तैयार नहीं था। सही बात है। लेकिन दर्शकों ने इस एंटी हीरो को हाथों हाथ लिया। उन्हें शाहरुख की आंखों में वो जुनून, वो दीवानगी दिखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। और बाजीगर के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। जी। उन्होंने साबित कर दिया कि हीरो बनने के लिए गोरा चिट्टा होना जरूरी नहीं, एक्टिंग में दम होना चाहिए।
तो इस एंटी हीरो वाले अंदाज ने उन्हें इंडस्ट्री में एक मजबूत जगह तो दे दी, जी, लेकिन उन्हें सुपरस्टार बनाने वाली चीज बिल्कुल उल्टी थी। नेगेटिविटी नहीं, रोमांस। हाँ, रोमांस। और इसकी शुरुआत हुई 1995 में एक ऐसी फिल्म से जिसे बनाने वाले को भी अंदाजा नहीं था कि वो बॉलीवुड का इतिहास बदलने जा रहा है। बिल्कुल। अब आता है वो दौर जिसने उन्हें किंग ऑफ रोमांस बना दिया। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी, आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म। इस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड नहीं तोड़े, इसने भारतीय सिनेमा में रोमांस की परिभाषा ही बदल दी। कहते हैं कि ये मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर्स में 12 साल से भी ज्यादा चली। हाँ, ये बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेन्योरिटा। ये डायलॉग तो आज भी लोगों की जुबान पर है। सही बात है। इस फिल्म ने एक नए तरह के हीरो को जन्म दिया। एक ऐसा हीरो जो मॉडर्न था, विदेश में रहता था, लेकिन दिल से पूरा देसी था। जो लड़की को भगाकर नहीं, बल्कि उसके परिवार का दिल जीत कर ले जाना चाहता था। हाँ, और यही वो हीरो था जिससे 90 के दशक का नया भारत कनेक्ट कर पा रहा था। और यहीं से शाहरुख ने जो रोमांटिक हीरो का किरदार पकड़ा, वो आज तक एक बेंचमार्क है। उन्होंने सिर्फ प्यार नहीं बेचा, उन्होंने प्यार का एक एहसास बेचा। बाहें फैलाकर, उनका वो सिग्नेचर पोज, उनकी आंखों की नमी और वो डिंपल वाली स्माइल, एक पूरा पैकेज था। बिल्कुल। इसके बाद दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, वीर ज़ारा जैसी फिल्मों की तो लाइन लग गई। और शाहरुख काजोल की जोड़ी, वो तो बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ी बन गई। लेकिन हर कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ, 2010 के बाद का जो दौर था, हमारे सोर्सेज में उस पर काफी आलोचना भी मिलती है। कई क्रिटिक्स का मानना था कि शाहरुख अपने रोमांटिक हीरो वाले कंफर्ट जोन में फंस गए थे। जी, दिलवाले हो या जब हैरी मेट सेजल, ऐसा लग रहा था कि वो फॉर्मूला अब काम नहीं कर रहा था। सवाल उठने लगे थे कि क्या वो दर्शकों से अपना कनेक्शन खो रहे हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल दौर था उनके लिए। 2018 में आई जीरो के बाद उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जादू नहीं चला पा रही थी। और लोगों ने, मीडिया ने, सबने कहना शुरू कर दिया, शाहरुख का दौर खत्म हो गया, उनका जादू अब नहीं चलता, OTT के जमाने में अब स्टारडम नहीं चलता। ये बातें हर जगह थी। और इन सब के बीच शाहरुख 3 साल तक खामोश रहे। कोई फिल्म नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। कई लोगों ने इस खामोशी को उनकी हार मान लिया था। लेकिन जैसा कि वो खुद एक इंटरव्यू में कहते हैं, अगर तुम मुझे भेड़ियों के झुंड में फेंकोगे तो मैं उस झुंड का लीडर बनकर वापस आऊंगा। और उन्होंने ठीक यही कर दिखाया। 2023 में पठान के साथ उनकी वापसी किसी तूफान से कम नहीं थी। वो सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी। नहीं, वो एक तरह से ट्रेडिशनल स्टारडम का OTT और बॉयकॉट कल्चर पर एक करारा जवाब था। फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया और बॉलीवुड के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये दिखाता है कि एक सही कहानी और एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन आज भी दर्शकों को थिएटर तक खींच सकता है। सही बात है। उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें द लास्ट ऑफ द स्टार्स क्यों कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, वो सिर्फ एक एक्टर तो है नहीं, वो एक एक्टर से कहीं ज्यादा है, और यही चीज उन्हें बाकी सबसे अलग करती है। अब हम ब्रांड SRK के उस हिस्से पर आते हैं जो पर्दे के पीछे है। बिल्कुल। सबसे पहले वो एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन है। उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, वो सिर्फ फिल्में नहीं बनाती। नहीं, उन्होंने इसे भारत के सबसे बड़े VFX स्टूडियोज में से एक बना दिया है। फिल्म रावण भले ही बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक ना चली हो, लेकिन उस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में विजुअल इफेक्ट्स का एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया था, जिसका फायदा आज पूरी इंडस्ट्री उठा रही है। ये उनकी दूर की सोच को दिखाता है। बिल्कुल। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, उनका ग्लोबल प्रभाव भी जबरदस्त है। न्यूज़वीक मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बताया था। हाँ, और कहते हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग अरबों में है, जो टॉम क्रूज जैसे हॉलीवुड स्टार से भी कहीं ज्यादा है। जर्मनी हो या मिडिल ईस्ट, उनका स्टारडम सरहदें पार कर चुका है। इसका एक बड़ा कारण है उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है जो दूसरों के लिखे डायलॉग बोलते हैं। सही बात है, जब वो बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। येल यूनिवर्सिटी हो या एडिनबर्ग, उनकी स्पीच हमेशा वायरल होती हैं। वो फिलॉसफी, नाकामी और जिंदगी की बातें इतनी सहजता से करते हैं कि लोग उनसे कनेक्ट कर जाते हैं। वो एक इंटेलेक्चुअल स्टार हैं। बिल्कुल, और ये चीज उन्हें बहुत खास बनाती है। उनकी निजी जिंदगी भी एक मिसाल है। उन्होंने गौरी खान से शादी की है, जो एक अलग धर्म से हैं। जी, और वो हमेशा कहते हैं कि उनके घर में, पूजा घर में, कुरान और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां एक साथ रखी हैं। वो अपने बच्चों आर्यन, सुहाना और अब्राम को दोनों धर्मों की इज्जत करना सिखाते हैं। आज के दौर में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत संदेश है। तो दिल्ली के गलियों से निकलकर माँ बाप को खोने का दर्द सहकर
बदसूरत होने का ताना सुनकर और करियर खत्म होने की भविष्यवाणियों को गलत साबित करके दुनिया के सबसे बड़े स्टार बनने तक। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने सच होते हैं। जैसा शाहरुख खुद कहते हैं, जब तक मेरे पास सपने हैं तब तक मैं जीवित हूँ। शाहरुख की कहानी दिखाती है कि सफलता सिर्फ शोहरत या पैसा नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर और मजबूती से उठकर अपनी पहचान बनाने का नाम है। ये कहानी पूछती है कि जब दुनिया आप पर यकीन करना छोड़ दे, तब क्या आप खुद पर यकीन रख सकते हैं? और शायद यही वो सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी की कहानी का हीरो बनने के लिए कौन सी चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो बुक्स रीडो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा की तरह हम अपने श्रोताओं को भी अपनी रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, आज की हमारी ये सारी जानकारी कई आर्टिकल्स और इंटरनेट पर मौजूद इंटरव्यूज पर आधारित थी। हम यहाँ साझा की गई किसी भी जानकारी की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी को प्रमाणित करने के लिए कृपया संबंधित विषय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।